दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। यूपी में प्रचंड जीत के बाद पहली बार मोदी से मिले योगी, पीएम मोदी को दिया शपथ ग्रहण में आने का न्योता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी को पीएम नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई दी और ये मुलाकात 1 घंटा 45 मिनट चली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया। खबर है कि योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि आज योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई और उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की उन्होंने बधाई दी। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में राज्य को विकास की और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकारी परियोजनाओं और उनके फायदों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी, केंद्र सरकार चलाएगी ये खास अभियान। जी हां दोस्तों, सरकार अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं और उसके लाभों को प्रचारित करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार इनके जरिए इस संदेश को फैलाने की कोशिश कर रही है कि विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं से महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को खूब फायदा हुआ है। दरअसल यूपी सहित 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार अभी से इसकी तैयारियों में लग गई है। इसी क्रम में पिछले हफ्ते एक निर्णय लिया गया था जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को पीछे 7.5 वर्षों में उनके द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उन लोगों की नाम तैयार रखने के लिए कहा गया था जो इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। सूत्रों ने रविवार को कहा कि पूरी समीक्षा के बाद सरकार देश भर में चलाई गई योजनाओं और उनके लाभों को जनता को बताने के लिए एक अभियान शुरू करेगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने में भाजपा की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार के अनुसार उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसी योजनाओं से लाखों परिवारों के लिए रोजगार सृजन, किफायती आवास और रसोई गैस की सुविधा से लाभ हुआ है। कोरोना वायरस महामारी के चरम के दौरान सरकार ने गरीब और प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन वितरित किया था। सरकार ने महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में व्यवधान का सामना करने में मदद करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे व्यवसायों का भी समर्थन किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को भारी पड़ेगा हिसाब किताब वाला बयान, पुलिस ने हेट स्पीच मामले में कसा शिकंजा। जी हां दोस्तों, मऊ सदर विधानसभा सीट से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर विधायक बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अखिलेश यादव के नाम पर अधिकारियों को धमकी देने के मामले में अब्बास अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हेट स्पीच के इस मामले में मऊ पुलिस ने अब अपने जांच के दायरे को आगे बढ़ा दिया है। अब्बास के खिलाफ कुछ और धाराएं भी लगाई गई हैं और बीते 5 मार्च को 4 और धाराएं 186, 189, 153A और 120B बढ़ाई गई है और इससे पहले 4 मार्च को पुलिस ने पहले 171H और 506 आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव खत्म होते ही हरकत में आया बिजली विभाग, बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटना कर दिया शुरू। जी हां दोस्तों, 6 महीने की खामोशी के बाद बिजली महकमे की सीढ़ियां फिर से बकायेदारों के दरवाजे पर कनेक्शन काटने के लिए पहुंचने लगी हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा बकायेदारों से वसूली करने और कनेक्शन काटने का आंतरिक संदेश इंजीनियरों के मोबाइल पर दौड़ने लगा है। सुबह और शाम 2 बार इस अभियान की समीक्षा की जा रही है। बकायेदारों से वसूली कर प्रबंधन कॉर्पोरेशन के 95,000 करोड़ के घाटों का ग्राफ कम करने की कोशिश में है। शनिवार में प्रदेश में बड़े बकायेदारों की बिजली कनेक्शन काटने की शुरुआत हुई और अकेले लखनऊ में ही एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा के बिजली बिल के बकायेदार करीब 800 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए। प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों ने बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर अभियंताओं के हवाले कर दी है और सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाएं।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस दौरान यूक्रेन में जारी संघर्ष को देखते हुए भारत की सुरक्षा तैयारियों और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा की गई है। जब से रूस ने यूक्रेन पर अपना सैन्य हमला शुरू किया है, तब से प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं कई बार, और भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नाम से विशाल अभियान शुरू किया है, और इन बैठकों में इस ऑपरेशन को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। वहीं रविवार की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया है। मोदी ने 2 युद्धरत राष्ट्रों के नेताओं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके यूक्रेनी समकक्ष व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ भी बातचीत की है, और मोदी ने दोनों नेताओं से रक्तपात और विनाश को समाप्त करने के लिए वार्ता और कूटनीति की वापसी की अपील की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रतिबंध झेल रहे रूस ने भारत से मांगी मदद, निवेश में बढ़ोतरी की अपील। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस ने भारत से मदद की अपील की है। वहीं न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि रूस ने भारत से अपील की है कि वो प्रतिबंध से प्रभावित मॉस्को के तेल और गैस क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ाए। रूस एशिया के तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश भारत में रूसी कंपनियों के बिक्री नेटवर्क का विस्तार करने का इच्छुक है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से रूस की इकोनॉमी सबसे गहरे संकट का सामना कर रही है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर आक्रमण करने की वजह से मॉस्को पर गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं। कुछ पश्चिम देशों ने भारत से यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयों की निंदा करने को कहा है, लेकिन भारत अब तक रूस के खिलाफ बोलने से बचता रहा है। दोस्तों, रूस के उप प्रधानमंत्री ओलेक्सेंडर नोवाक ने कहा कि भारत में रूस के तेल और पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात $1 बिलियन के करीब पहुंच गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुपवाड़ा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर और हथियार और गोला बारूद भी किया बरामद। जहां दोस्तों जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को मार गिराया है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। समाचार एजेंसी के अनुसार कुपवाड़ा में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। आतंकियों ने खुद को घिरा देखकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्द को मार गिराया है, और इस दौरान सुरक्षा बलों ने कुछ हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया है। इससे पहले कश्मीर घाटी में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को रात भर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के सरगना व पाकिस्तानी आतंकी समेत 4 दहशतगर्दों का सफाया कर दिया। एक आतंकी को पकड़ने में कामयाबी मिली है और मारे गए आतंकियों से हथियार व असलाहा मिला है। आतंकियों की फायरिंग में पुलवामा में एक नागरिक भी घायल हुआ है, और आईजी कश्मीर के अनुसार पुलवामा, कुपवाड़ा व गांदरबल में हुई मुठभेड़ में आतंक के मोर्चे पर यह बड़ी सफलता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी का माहौल बिगाड़ने की है पाकिस्तान की साजिश। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 370 हटने के करीब 3.25 साल में कश्मीर में बड़ी वारदात करने में नाकाम पाकिस्तान एक बार फिर अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी के माहौल को बिगाड़ने की साजिशों में जुटा हुआ है। घाटी में फिर टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। निशाने पर पंचायत प्रतिनिधि, पुलिस व सेना के जवान हैं। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिली है कि अमरनाथ यात्रा से पहले और गर्मी के मौसम में शुरू होने वाले पर्यटन सीजन में अधिक से अधिक वारदातों को अंजाम देने की आईएसआई की ओर से घाटी में सक्रिय पाकिस्तानी दहशतगर्दों और विभिन्न आतंकी तंजीमों को हिदायत दी गई है। 370 हटने के बाद 2.5 साल से अधिक समय में घाटी में आतंकवाद की कमर लगभग टूट चुकी है। आतंक की राह पर जाने वाले युवाओं की संख्या कम हुई है। पत्थरबाजों का साथ नहीं मिल रहा है। सुरक्षा बलों की ओर से लगातार शिकंजा कसते हुए आतंकी तंजीमों के कमांडरों का एक एक कर सफाया कर दिया गया है, और इससे आतंकियों को कोई बड़ा मौका हाथ नहीं लग पाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी की प्रचंड जीत ने खोले 2024 के द्वार, गुजरात में दिखेगा इसका असर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों राजनीति के क्षेत्र में मोदी इकलौते ऐसे शख्स साबित हो चुके हैं जो हारी बाजी को जीत में पलटने का मादा रखते हैं, और इसकी बड़ी वजह है मोदी जनता दरबार नहीं लगाते, जनता तक खुद जाते हैं। मोदी डायरेक्ट बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं और आम जनमानस में
फोटो खींचते हैं और सेल्फी देते हैं, मन की बात करते हैं, दिल की बात सुनते हैं और उनकी हर पब्लिक मीटिंग में श्रोता उमड़ते हैं और प्रभावित होते हैं। यही अदा उन्हें औरों से अलग करती है और ऐसे में यूपी चुनाव में भी ये सब दिखा और तमाम आरोपों, प्रत्यारोपों व मिथकों को तोड़ते हुए योगी की अगर दोबारा ताजपोशी हो रही है तो इसका बड़ा श्रेय मोदी जी को दिया जाता है। और ये अलग बात है कि यूपी की प्रचंड जीत ने 2017 की तर्ज पर 2024 की भी राह आसान कर दी है। फिलहाल 2014 में मिली अपार सफलता के बाद बीजेपी राज्य दर राज्य अपने खाते में जोड़ रही है और इसके पीछे मोदी करिश्मा बड़ा फैक्टर बन गया है। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों ने दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा बरकरार है और हर चुनाव की तरह इस बार भी मोदी बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक नंबर 1 बने रहे। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मोदी जब प्रचार करते हैं तो एक रिश्ता वो वोटरों के साथ जोड़ते हैं जिसकी डिलीवरी वोटर सीधे मतदान में बीजेपी के लिए करके देता है। 2017 में पीएम मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 24 रैलियां की थी। 403 में से 118 विधानसभा सीटों को सीधे उन्होंने कवर किया और नतीजे बताते हैं कि पीएम मोदी के प्रचार वाले इन सीटों में से 102 विधानसभा सीटों में भाजपा ने जीत हासिल की। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।